छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार आदिवासियों की सरकार होने का दावा करती है। इसी के चलते प्रदेश के आदिवासियों के लिए वो कई महत्वपूर्ण योजनाएं भी चला रही है। लेकिन बलरामपुर की घटना ने सरकार के सारे कामकाज समेत सभी योजनाओं पर सवालिया निशान लगा दिया है। बीजेपी इस मुद्दे की गंभीरता को समझती है, तभी उसने मुद्दे को लपकने में देर नहीं की। पूर्व सीएम रमन सिंह ने आरोप लगाया है कि बलरामपुर में हुई 20 पंडो आदिवासियों की मौत किसी बीमारी से नहीं बल्कि कुपोषण से हुई है, जबकि प्रदेश सरकार सुपोषण को लेकर दिल्ली तक अपनी पीठ थपथपा रही है। सरकार लगातार दावा करती है कि हमें राष्ट्रीय स्तर में पहचान बनी है कुपोषण के लिए। अब भूपेश जी इस पेपर को पढ़ने के बाद इनका जनसंपर्क विभाग जिस प्रकार खंडन करता है बचपना के साथ कि ये मौतें हो रही है वो कोई बीमारी से नहीं हो रही है, कुपोषण से हो रही है, स्वीकार इनके अधिकारी करते हैं और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अपनी पीठ थपथपाते हैं सरकार की। ये स्थिति छत्तीसगढ़ में। ऐसा नहीं है कि मामले की गंभीरता सिर्फ बीजेपी ही समझती है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। 3 दिन के अंदर इस जांच की रिपोर्ट आने के बाद जरूरी कदम उठाए जाने की बात भी कही है। सबको आयरन के टैबलेट्स, इस प्रकार के उपचार ये सरकार अपने तरफ से कर रही है और विशेष करके सुपोषण अभियान भी चला रही है। हालांकि ये बच्चों के लिए है, लेकिन बड़े उम्र के भी जो लोग हैं इनके लिए भी व्यवस्थाएं हैं। भोजन की भी महिलाओं के लिए व्यवस्थाएं हैं, पुरुषों के लिए राशन की व्यवस्थाएं हैं। किन कारणों से ये हो रहा है ये देखना पड़ेगा। मैंने तो डायरेक्शन दे दिया जॉइंट डायरेक्टर को, तो जॉइंट डायरेक्टर हेल्थ सरगुजा ये जाके जांच करके 2 दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन में रिपोर्ट देंगे कि कारण क्या है। 15 वर्ष तक रमन सिंह जी जब सत्ता में रहे तो उन्हें कुपोषण का ध्यान नहीं आया। भूपेश बघेल जी की सरकार कुपोषण दूर करने के लिए काम कर रही है। कुपोषण के प्रतिशत में गिरावट आई है तो रमन सिंह जी इसे राजनीति का विषय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पंडो जनजाति के लोग राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं। ऐसे में इस जनजाति से जुड़ी कोई भी खबर की सुर्खियां बटोरने में देर नहीं लगती है। तभी प्रदेश सरकार के सुपोषण अभियान पर भी इस घटना की वजह से पलीता लग गया है। हालांकि सरकार के अपने दावे हैं, लेकिन ये जांच रिपोर्ट में ही पता चल पाएगा कि सच क्या है, सरकारी दावे या फिर विपक्ष के बयान। लेकिन इस बीच आदिवासी मूक दर्शक बना सियासी लड़ाई देख रहा है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में हमारा आज का विषय है राजनीति का कुपोषण। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर इलाके में बीते करीब 4 महीनों में विशेष संरक्षित पंडो जनजाति के 20 लोगों की मौत ने न सिर्फ समाज को झकझोर दिया है, बल्कि इनके संरक्षण और कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं और सरकारी प्रयासों पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। आप दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पंडो जनजाति को राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहा जाता है, क्योंकि देश के पहले राष्ट्रपति स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद आज़ादी के 5 साल बाद यानी 1952 में सरगुजा पहुंचे थे और तब राजेंद्र प्रसाद ने पंडो जनजाति की हालत को देखते हुए उन्हें गोद लेने का फैसला लिया था। तभी से सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता के अलावा पंडो विकास अभिकरण के जरिए सरकार करोड़ों रुपए इनके नाम पर अब तक खर्च कर चुकी है और अभी भी ये रुपए खर्च हो रहे हैं। लेकिन लगातार हो रही इन मौतों से अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या अब इन गांवों में रहने वालों के हालात बद से बदतर हो गए हैं? क्या लगातार हो रही पंडो जनजाति के लोगों की मौत के बाद भी सरकार मुखदर्शक बने बैठी है, या फिर बीजेपी फिजूल में मुद्दा उठाकर राजनीति कर रही है? इन्हीं कुछ सवालों का जवाब हम तलाशेंगे इस चर्चा में। मिलिए खास मेहमानों से जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर विवेक अग्रवाल जुड़ रहे हैं, आईएमए के प्रेसिडेंट हैं। जेपी शर्मा साहब जुड़ रहे हैं, अध्यक्ष हैं बीजेपी चिकित्सा प्रकोष्ठ के। और नितिन बंसाली जी कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले डॉक्टर विवेक आप ही के साथ मैं कमेंट लेते हुए करना चाहूँगा। चाहे कोई विशेष संरक्षित जनजाति हो, कोई भी जनजाति हो, किसी भी मनुष्य की मौत होना कई सवाल खड़े करती है। सरकार बेशक योजनाएं चलाती है, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती है, लेकिन बावजूद अगर उसके विशेष संरक्षित कोई जनजाति के लोगों की मौत होती है तो कई सवाल खड़े होते हैं। इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? उसके बाद मैं राजनीतिक मेहमानों की तरफ आऊंगा।
पहले तो मैं क्लियर कर दूं, मेरा नाम विवेक अग्रवाल नहीं, विकास अग्रवाल है। जी दीपक जी, देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि ये पंडो जनजाति संरक्षित जनजाति में आती है और इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से योजनाएं भी बनती हैं कि इन जातियों को लुप्त होने से बचाया जा सके। तो ऐसी योजनाएं बनती तो है, लेकिन वो कागज पे ही दौड़ती हैं या वहां तक पहुंच पाती हैं, ये हमें नहीं पता। लेकिन जिस तरह से अभी मौतें हुई हैं, तो ध्यान देना जरूरी है कि ये मौतें वास्तव में कुपोषण से हुई हैं या किसी और वजह से, लेकिन जो भी हुई है, मौतें तो हुई हैं और जांच होना जरूरी है कि भी वहां तक पोषण उन लोगों को पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है। बहुत जरूरी है कि वे जनजाति ये भी समझें कि उन्हें खाने पीने में किस तरह की चीजें लेनी चाहिए। सिर्फ ऊपरी हम चीजें टैबलेट दे दें या दवाइयां दे दें, उससे पोषण नहीं बढ़ाया जा सकता। तो जांच तो होनी चाहिए कि जो राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की योजनाएं चलती हैं, सरकार लागू भी करती है, लेकिन वो वहां तक पहुंच पाती है या नहीं पहुंच पाती है, ये वास्तव में जांच का विषय है, क्योंकि इस तरह की मौतें होना बहुत दुखद है। चलिए, जांच की बात तो दोनों ही राजनीतिक दलों की तरफ से कही गई है, क्योंकि सत्ता में इस वक्त कांग्रेस बैठी है और खुद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने जांच की बात कही है और दूसरी तरफ पूर्व सीएम रमन सिंह ने भी जांच की बात कही है। हालांकि देखना होगा कि जांच जब पूरी होगी तो उसके बाद कारण सटीक क्या निकलता है, क्योंकि मैं भी इस विषय पर जब अध्ययन कर रहा था तो मुझे पता चला है कि कुपोषण तो एक मसला है ही, लेकिन गरीबी भी एक बड़ा मसला है, जागरूकता की कमी यहाँ पर एक बड़ा मसला है और लोग आज भी जादू टोने में विश्वास करते हैं यहाँ पर, क्योंकि लैक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की कमी है। इन्हीं विषयों पर हम बढ़ेंगे। मैं लौटूंगा आपके पास। डॉक्टर विकास ने बहुत अच्छी बात कही है कि जांच होनी चाहिए। अब सत्ताधारी दल से हम पूछ लेते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं नितिन बंसाली जी। नितिन जी, कई सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि बीते करीब 4 महीनों में 20 संरक्षित पंडो जनजाति के लोगों की मौत होना और दूसरी तरफ विपक्ष का सवाल खड़े करना। क्या लगता है, सरकार की योजनाएं ठीक से नहीं पहुंच पा रही है या सरकार की कमी तो इस पे स्पष्ट तौर पे पहली नजर में नजर आ रही है? आपकी पहली प्रतिक्रिया। देखिए, विपक्ष को क्या लगता है, विपक्ष के पास मुद्दे हैं नहीं, मुद्दा विहीन विपक्ष है। कहीं से किसी भी एंगल से किस मुद्दे पर राजनीति करनी, मुद्दा तलाशते रहते हैं, पर ये राजनीति का विषय नहीं। सभी योजनाएं बहुत अच्छे तरीके से चल रही हैं। अब जैसे आपने बताया कि 20 पंडो जनजातीय के जातियों के लोगों की मृत्यु हुई है, तो देखिए मृत्यु हुई है और इस पर सीधा डॉक्टर रमन सिंह जी का ये आरोप लगा देना कि ये कुपोषण से मृत्यु हुई है, तो क्या इन्हें कोई आकाशवाणी हो रही है? मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई कुछ मतलब किसी भी तरीके से राजनीति करनी है। इनकी बातों से यह प्रतीत होता है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय टीएस सिंहदेव जी ने देखिए त्वरित एक्शन लेते हुए इसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी के कमेटी बनाकर जांच के आदेश दिए और जांच के आदेश भी जो दिए वो 3 दिन के अंदर रिपोर्ट सबमिट करने को उन्होंने कहा है कि ये मौतें जो हुई ये किस वजह से हुई, ये स्पष्ट होना चाहिए। जब ये स्पष्ट होगा और इसमें कहीं कोई कमी होगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, पर मैं दावा करता हूं कि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। मैं कुछ आंकड़ों पे बात करूंगा। ये अभी भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी जो कुपोषण की बात कर रहे थे, तो मैं बता दूं 2019 में 2 अक्टूबर को गांधी जी के 150वीं जयंती के अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक अभियान शुरू किया था, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान। तब के आंकड़े में आपको बता दूं दीपक जी, 2019 में चिन्हांकित कुपोषित बच्चों की संख्या इस प्रदेश में 4,33,541 थी। इसमें मई 2021 की स्थिति में लगभग 1/3 यानी 32% अर्थात 1,40,556 बच्चे कुपोषण से इस प्रदेश में मुक्त हुए। ये बहुत कम समय में यह एक उल्लेखनीय आंकड़ा है। इसके अलावा 81,000 महिलाएं भी एनीमिया से मुक्त हुई है। कोई कैसे कह सकता है? और केंद्र सरकार की ही कई मंत्रालय जो हैं उन्होंने कुपोषण के इस अभियान की सराहना की है और प्रदेश सरकार की पीठ थपथपाई है। और यहां पर उल्टे प्रदेश के जो नेता हैं जो कि खुद को जीवित रखने के लिए, मुझे तो ये कहते हुए शर्म नहीं आ रही कि खुद की राजनीति को जीवित रखते हुए किसी भी स्तर की बयानबाजी और ओछी राजनीति करने पे ये उतारू है, जिसकी मैं निंदा। मैं लौटूंगा, शर्मा जी से जवाब ले लेता हूं। हमारे साथ बीजेपी चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बने हुए हैं जेपी शर्मा जी, क्या लगता है आपको? क्योंकि देखिए सीधा सरकार पर सवाल खड़े कर देना कि जो 20 पंडो जनजाति के लोगों की मौत हुई है वो कुपोषण से हुई है, कुछ प्रमाण या कुछ तथ्य तो होंगे ना, अभी जांच तो पूरी हुई नहीं है। सीधा आरोप बीजेपी कैसे लगा देती है? और आंकड़े जो नितिन जी पेश कर रहे हैं उससे तो ये स्पष्ट नजर आ रहा है कि 32% की कमी आई है। पहले कुछ आंकड़े अलग थे कुपोषण बच्चों के और अब कुछ आंकड़े अलग है, स्थिति काफी सुधरी है।
दीपक जी, विपक्ष तो प्रश्न उठाएगा जब एक राष्ट्रपति का संरक्षित ऐसा जनजाति जो पंडो जाति जो लुप्त प्राय है और उनको अभी संरक्षण करने की जरूरत है, जब ऐसे जनजातियों के 20 लोगों की मौत तो हो जाएगी। मैं तो बोलता हूं चाहे 1 लोगों की भी मौत हो, ये तो 20-20 लोगों की मौत है, वो भी सरगुजा जहां से हमारे स्वास्थ्य मंत्री आते हैं उनके क्षेत्र की बात है। तो प्रश्न तो विपक्ष उठाएगा ही। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो हमारी 15 साल की शासनकाल थी, इनको 2003 के पहले का आंकड़ा शायद याद नहीं है, 2003 के पहले जो सिर्फ जो है 28% जो है सुपोषण थी, हमने जो है उसको कमी करते हुए 52% तक के लाया। ये हमारे 15 साल की उपलब्धि है। ये आंकड़ा जो है लिखा हुआ है, आपको पोर्टल पे मिल जाएगा। चलिए उस आंकड़े को कांग्रेस ने और अच्छा कर दिया। मेरा जेपी शर्मा जी सीधा सा सवाल है, एक होता है सवाल उठाना और एक होता है सीधा आरोप लगा देना। लेकिन जब मौत होगी जी, नितिन जी का कहना है कि आप बेशक सवाल उठाइए, सवाल उठाने के लिए आपको मनाही नहीं है, लेकिन आरोप मर देना सरकार पर। 2.5 वर्षों का आकलन तो इन्होंने खुद ही कर दिया। जब अधिक सुनिए दीपक जी, जब आज ही जो है कल की जो है एक कोरबा जाति के बगीचा में कोरबा जाति की 15 साल की लड़की की कुपोषण से मौत हुई है। ये अधिकारियों ने बोला है, और अभी भी अधिकारी ही बोल रहे हैं कि कुपोषण से मौत हुई है। और किसी प्रकार की, भाई मैं तो बोलता हूं चलिए कुपोषण की भी मौत किस अधिकारी ने बोला? 20 लोगों की हवा में बात नहीं चलेगी। 20 लोगों की जिम्मेदारी लेते हैं। जिम्मेदार डॉक्टर है भाई, कांग्रेस कांग्रेस अधिकारी नहीं कर रही है। मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ, महिला बाल विकास से अभी डॉक्टर विकास बोल रहे थे कि उनको जो है दवाइयां देनी पड़ेगी, सारी चीजें देनी पड़ेगी। उनके अलग अलग मुद्दों पे जो है फंड आते हैं, उस फंड को बराबर फंड सही जगह पे यूज हो रहा है, जभी तो इतना अच्छा सुधार हुआ। आपकी बारी आएगी बोल लीजिएगा। नहीं, जभी तो आपकी बारी आएगी बोल लीजिएगा। जनता देख रही है, जनता देख रही है, जनता से मैं बोल रहा हूँ, तो बोलना तो पड़ेगा। आप झूठ बोले ठीक है, बारी बारी से जेपी शर्मा जी अपनी बात रख लीजिए, देख लीजिए। मैं तो यदि बोल रहा हूँ तो ठीक, मैं नितिन जी लौटूंगा आपके पास, लेकिन जेपी शर्मा जी अपनी बात रख लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको बता दे रहा हूँ कि वहां पर यदि महिला बाल विकास विभाग से आयरन की टेबलेट बंट रही होगी, और आज जो है आयरन में वो उसमें आयरन है कि नहीं है ये कौन चेक करेगा? इसके आज जो है पूरा छत्तीसगढ़ की सरकार भ्रष्टाचार की दलदल में है। रायपुर शहर के अंदर डेंगू फैला हुआ है। यहाँ के नगर निगम के महापौर बोलते हैं अपने ही शासन के स्वास्थ्य विभाग को कि स्वास्थ्य विभाग ध्यान नहीं दे रही है। क्या जिम्मेदारी कौन लेगा? एक चीज मेरे को पहला ये चलिए ये मैं नितिन जी से पूछ लेता हूं, लेकिन जेपी शर्मा जी एक बार ले आए। शर्मा जी एक मसला ये भी है लैक ऑफ एजुकेशन, जो मैं कह रहा था कि जब दवाइयां वहां पर समय पर पहुंचती है तो वहीं पंडो जनजाति के लोगों को ही कुछ इस तरह से भ्रमित किया जाता है कि ये आपकी बीमारी जो है दवाई से ठीक नहीं होगी, आपके ऊपर जादू टोना किया गया है, इसलिए वो फिर झाड़ फूक और अंधविश्वास का सहारा लेते हैं। ये कितना उचित है? दीपक जी आप ही बोल रहे हैं लेक ऑफ एजुकेशन, और आपने ही पहले बताया कि हमारे पहले राष्ट्रपति ने इनको संरक्षित करने का जो है वादा किया है, उनको गोद लिया है। इतने साल 70 सालों में उसको एजुकेटेड करने की किन की जिम्मेदारी थी? आज वो एजुकेटेड भी नहीं हुए, एक दवाई तक नहीं खिला पाए उनको, एक दवाई तक नहीं खिला पाए, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? यदि 20-20 लोगों की मौत होती है और हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री यदि उस पर प्रश्न उठाते हैं तो बिल्कुल प्रश्न जायज है। कुपोषण है तो कुपोषण का इलाज करिए, यदि और कोई चीज है तो बिल्कुल उसको इलाज करिए। अब क्यों बोल रहे हैं कि 3 दिन बाद? मैं तो बोलता हूं तुरंत जाना चाहिए, वहां पे उनको संज्ञान में लेना चाहिए। और कहीं भी कोरबा जाति में भी ये वाली बात आ रही है कि कोरबा जाति का भी संरक्षण नहीं हो पा रहा है, तो मैं तो ऐसे सभी जनजातियों के लिए बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाली है कांग्रेस सरकार के। हम आदिवासी के हितैषी बनते हैं ना, तो क्या ये 20-20 लोगों की मौत क्या उनका हितैषी होने का परिणाम है क्या? तो यदि सिर्फ बोले मत करे, यदि एनीमिया की जो टेबलेट दी है उसमें वो दवाई है कि नहीं, ये घुस के देखेंगे दवाई के अंदर। दवाइयां जो भी सप्लाई होती है, CGMSC उसकी परचेसिंग एजेंसी है, दवाइयां एजेंसी के माध्यम से टेंडर होके खरीदी होके पूरी जांच होने के
बाद ही जिलों में जाती है। ये आंख फोड़वा कांड, नसबंदी कांड और गर्भाशय कांड वाले हमको सिखाएंगे, जिनके 15 वर्षों के शासन काल में हमारी कई बहनों की कोखें उगली, कई लोगों की मोतियाबिंद के ऑपरेशन। नितिन जी, आप अपने कांड देखिए, हम तो बोलते चलिए हमारे में नसबंदी कांड हुआ, स्वास्थ्य विभाग का पूरा ढांचा। देखिए दीपक जी, मैं चिल्ला करके बहस नहीं करना चाहता। नहीं, मैं भी नहीं चाहता हूं कि आप दोनों इस तरह से देखिए, बारी बारी से अपनी बात रखेंगे, बेहतर होगा। नितिन जी, मैं लौटूंगा आपके पास, एक छोटी सी प्रतिक्रिया। डॉक्टर विकास, ठीक है, ये राजनीतिक मेहमान है हमारे, ठीक है, आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाना, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है ना सर, आपको क्या लगता है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं पढ़ रहा था, ये मौतें कुपोषण से हुई है, जादू टोने से हुई है, अंधविश्वास से हुई, ये तो जांच पूरी होने के बाद स्पष्ट होगा, सरकार ने जांच के आदेश भी दिए हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल कि इतने सालों तक भी पंडो जनजाति के लोगों तक अवेयरनेस प्रोग्राम के जरिए या सरकार की योजनाओं के जरिए अगर अब तक उनमें वो जागरूकता नहीं आई, तो ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और जागरूकता के लिए क्या पहल सरकार को करना चाहिए, इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूंगा कि हमारे देश को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं, और जैसा कि आपने बताया, पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहां गए थे और उन्होंने जनजाति को गोद लिया। तो आज 75 साल के दौरान अलग अलग पार्टियों का शासन रहा, देश में भी प्रदेश में भी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी राजनीतिक दल हो। तो जिम्मेदार हर दल है, जिम्मेदार हर पार्टी है कि 75 साल में वो उस जनजाति को जिसको राष्ट्रपति ने गोद लिया हुआ है, वो साक्षर नहीं कर पाए, उन्हें रोजगार उपलब्ध नहीं करवा पाए, और उनको इतना शिक्षित नहीं कर पाए हैं कि वो क्या अच्छा क्या बुरा इस चीज को समझ सकें, जादू टोना से दूर रह सकें। वहां पे स्वास्थ्य सेवाएं अगर नहीं पहुंच पाई हैं, तो ये भी सोचा जाना चाहिए कि 75 साल तक आखिर क्या हुआ। हम सिर्फ 15-20 साल की बात ना करें, पहले एमपी का पार्ट था, तब भी ये जनजाति थी, छत्तीसगढ़ बनने के बाद भी जनजाति है। जिम्मेदारी इन पार्टियों की कि वहां पे लोगों को साक्षर बनाएं, कम से कम वो ये समझें कि क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या बुरा है, वहां पे स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाएं। सिर्फ आयरन की टैबलेट देना ही पोषण का आधार नहीं है, सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, सारी चीजें मिलनी चाहिए जो लोकली उपलब्ध हैं, जो वनस्पति उपलब्ध है वहां से किसमें क्या चीज ज्यादा अच्छे से मात्रा में मिल सकती है, किसकी हमें भरपूर मात्रा देनी चाहिए। खाद्य वैज्ञानिकों को भी इसमें इन्वॉल्व करना जरूरी है। तो बहुत जरूरी है कि लोगों को शिक्षित किया जाए, उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाए, उनकी गरीबी दूर की जाए, ताकि वो जादू टोने के चक्कर में ना पड़े और सही पोषण खुद लें। दवाइयां तो सपोर्टिव हैं, दवाइयां जिंदगी भर कोई नहीं खा सकता। ये एक महत्वपूर्ण बात डॉक्टर विकास आप कह रहे हैं, मैं समझता हूं कि अगर रोजगार ही मिल जाएगा तो फिर लोग पलायन करेंगे ही क्यों। अगर उन्हें एक अच्छी शिक्षा और अवेयरनेस प्रोग्राम के जरिए सच्चा मैसेज मिल जाएगा तो वो फिर अंधविश्वास के चक्कर में पड़ेंगे ही क्यों। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात कही। नितिन जी, अब मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता कि मौत कैसे हुई है, कौन जिम्मेदार है, जांच रिपोर्ट आएगी उसके बाद हम डिबेट में बैठेंगे, लेकिन अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए लोगों को रोजगार वहां पर उपलब्ध हो सके, गरीबी दूर हो सके, लोगों की समस्याएं दूर हो सके, उसके लिए सरकार पहले जो थी वो भी कई करोड़ों रुपए खर्च कर चुकी है और अभी भी हो रहे हैं। अभी वर्तमान में क्या कैंपेनिंग के जरिए या सरकार की योजनाओं के जरिए इसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है? आंगनबाड़ी स्तर तक के सरकार इसमें जन जागरण का, अवेयरनेस का काम कर रही है। मैं बता दूं, बस्तर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सबसे पहले हमारी सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री सुपोषण योजना की शुरुआत की गई थी। दंतेवाड़ा जिले में पंचायतों के माध्यम से पौष्टिक गर्म भोजन और धमतरी जिले में लइका जतन ठौर जैसे नवाचार कार्यक्रमों के तहत इसे आगे बढ़ाया गया था। बाद में इसे पूरे प्रदेश में लागू किया गया। मैं बता दूं, कोविड के दौरान भी हमने आंगनबाड़ी केंद्रों में ऐसे, जब कोविड नहीं था, जब गर्म पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की थी, जिसमें अंडा, मूंगफली, अंकुरित अनाज, दूध, गेहूं, गुड़, सोयाबीन, बड़ी आदि जो पौष्टिक आहार होते हैं ये उपलब्ध करवाएं। इसके अलावा बता दूं कि जब कोविड के दौरान जब संकट की स्थिति थी, तब भी हमने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से रेडी टू ईट भोजन की व्यवस्था जो थी, उसका राशन भी इन बच्चों के घर तक की और ये पौष्टिक आहार भी इन बच्चों और महिलाओं के घर तक पहुंचाई। एनीमिया की जो टैबलेट्स हैं ये पहुंचाई। यदि ये सब हमने नहीं किया होता तो ये आंकड़े इतने अच्छे नहीं होते। जैसा कि मैंने बताया, 32% बच्चे इस प्रदेश में कुपोषण से मुक्त हुए हैं इन 3.25 सालों में। साथ ही 81,000 महिलाएं एनीमिया से मुक्त हुई हैं। तो ये तो आंकड़े कह रहे हैं। और जो राज्य सरकार
में जो सॉरी विपक्ष में जो सरकार बैठी है भारतीय जनता पार्टी की, उनके मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी खुद की राजनीति को जिंदा रखने के लिए मुद्दा विहीन बातें कर रहे हैं। चलिए एक छोटा सा जवाब मैं जेपी शर्मा जी आपसे ले लेता हूं, मेरे पास चूंकि समय की कमी है। नितिन जी अपने आंकड़े रख रहे हैं और बता रहे हैं कि सच्चाई क्या है, लेकिन शर्मा जी ठीक है, मेरे पास समय की कमी है। जेपी शर्मा जी देखिए, एक मसला ये भी कि अगर जांच रिपोर्ट आने के बाद कुछ गलत तथ्य निकलते हैं, कुछ ऐसी बात निकलती है, तो बीजेपी का स्टैंड क्या रहेगा? क्योंकि रमन सिंह ने भी जांच की बात कही है, इसके लिए जांच समिति भी बनी है, ये एक गंभीर मसला है। शर्मा जी देखिए अभी जितने भी, मैं आपको बता रहा हूं कि जितने भी कोरबा जातियों को भी अभी मौतें हुई है, वो कुपोषण से ही मौत हुई है। अभी 2-3 अभी कल की ही रिपोर्ट है, मैंने आपको इसके पहले ही बताया, 15 साल की बच्ची को कुपोषण है। ये महिला बाल विकास, भाई साहब मुझे बोलने दीजिए, या तो उनसे पूछ लीजिए, आप बोलने दीजिए, नितिन जी बोलने दीजिए ना। कुपोषण आज के महिला बाल विकास के रजिस्टर में, महिला बाल विकास के रजिस्टर में लिखा है, और महिला बाल विकास विभाग ने भी कहा है कि अभी जो बगीचा में कोरबा जनजाति की जो 15 साल की बच्ची है उसकी मौत हुई है, कल मौत हुई है, जाके देख ले, कल मौत हुई है। दीपक जी आज का अखबार देख लीजिए, अखबार में भी लिखा हुआ है। चलिए ठीक, मेरे पास चूंकि समय की कमी है इसलिए मैं इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, लेकिन जेपी शर्मा जी की भी बातों में कुछ तथ्य हैं, उनकी जांच बिल्कुल होना चाहिए। अगर इस बात की सच्चाई है तो सरकार को इस पर गंभीरता से जांच करना चाहिए। नितिन जी की अपनी बातें, नितिन जी के अपने आंकड़े हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये जो मौतें हो रही हैं ये कोई छोटा मोटा मसला नहीं है, ये गंभीर विषय है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। अब जांच रिपोर्ट जब आती है उसके बाद क्या कारण स्पष्ट हो पाता है इन 20 मौतों का, ये देखना होगा। समय की कमी इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, डॉक्टर विकास, जेपी शर्मा जी और नितिन जी। लेकिन देखिए, एक तरफ हैरानी इस बात की भी होती है कि एक तरफ तो हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, 2021 के साल में हम रह रहे हैं, आधुनिक शहरों में हम मेट्रो सिटीज़ चला रहे हैं और न जाने कितना टेक्नोलॉजी के सहारे आगे बढ़ने की बातें कह रहे हैं, लेकिन किसी दूर प्रदेश के छोटे से गांव में, किसी कस्बे में जब लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से लोग अंधविश्वास का सहारा लेते हैं, गरीबी की वजह से या बेरोजगारी की वजह से जब मौतें होती है, तो कई गंभीर सवाल उठते हैं। सरकारों को इसके लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए और इस समस्या का जल्द से जल्द निराकरण करना चाहिए। इस खास डिबेट में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।